हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं गोपाल सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल गोपाल इंग्लिश क्लासेस नवादा पर। मेरे जो व्यूअर्स रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं उनको पता है कि हम लोग अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं और आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये 4th क्लास है, चौथा क्लास है। क्लास को शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज अनडाउटली अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ग्रामर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके सवाल अक्सर ही हर तरह के एग्जाम्स में मिल जाएंगे, फिर चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, डिफेंस में एयरफोर्स, नेवी इत्यादि का एग्जाम हो, हर तरह के एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आगे के रूल्स पढ़ने से पहले मेरे प्रीवियस वीडियोज को देख लेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्रीवियस रूल्स को पढ़ने के लिए इसके पहले, दूसरे और तीसरे क्लास को कर लेंगे। हालांकि इस चैप्टर को आप अभी से भी कर रहे हैं तो सारे रूल्स इसके आपको समझ में आएंगे, फिर भी सारी जानकारी कलेक्ट करनी जरूरी होती है, अतः आप इसको शुरू से देखेंगे। मेरे जो व्यूअर्स इसको शुरू से देखते आ रहे हैं उनको तो आज फायदा होगा ही, और जिन्होंने नहीं देखा है उनको भी बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग रूल नंबर यानी कॉन्सेप्ट नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लासेस में हमने कॉन्सेप्ट नंबर 15 तक आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 15 रूल्स बताए हैं और आज हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 16 में चलेंगे। अगर आपको याद होगा तो 15th रूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने बताया था कि वन ऑफ द का रूल था 15th में, और उसके काफी सवाल एग्जाम्स में आते हैं और आगे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस में देखोगे भी। तो आइए आज इसी तरह का एक और इम्पॉर्टेंट रूल पढ़ते हैं जो वन ऑफ से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। इससे जो आपके बड़े बड़े सेंटेंसेस बहुत बड़े होते हैं उसमें इसके एरर्स डिटेक्ट किए जा सकेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, मतलब रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा। रूल है, अगर दो या अधिक नाउन नाउन से मेरा मतलब है यहां पर सब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों, अगर दो या अधिक सब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लरल लगता है। अब इस रूल को समझने की जरूरत है। मेरा कहना है कि दो या अधिक नाउन या दो या अधिक सब्जेक्ट से वाक्य शुरू हो और उनको जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन आया हो, तो ऐसे में जो मेरा असली सब्जेक्ट होगा वो पहला सब्जेक्ट होगा और उसी के अनुसार वर्ब लगेगा। क्योंकि आप पढ़ोगे, आप जानोगे कि प्रीपोजिशन के बाद तो सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। प्रीपोजिशन के बाद आने वाले शब्द ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या कहा हमने, प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता बाबू, प्रीपोजिशन के बाद आने वाले शब्द तो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसा है कि वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा और वर्ब इसीलिए पहला सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। अगर हम यहां एक एग्जाम्पल लिखेंगे, द बुक्स ऑफ दिस ऑथर इज या आर वेरी फेमस। जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे अगर आप क्लास के समय ही वीडियो देख रहे हैं। तो अगर यहां आप देखोगे द बुक्स ऑफ
दिस ऑथर। अगर आप सच में ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, ज़्यादा इंटरेक्टिव रहना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि 9 बजे समय निकाले क्लास करने के लिए। अब देखिए, द बुक्स ऑफ दिस ऑथर इज ऑब्लिक आर वेरी फेमस। यहाँ पर एक सब्जेक्ट, एक नाउन है बुक्स और दूसरा नाउन है दिस ऑथर। इसमें नाउन ऑथर है और इसके साथ दिस एडजेक्टिव आया है। द बुक्स ऑफ दिस ऑथर, इस ऑथर की किताबें, इस ऑथर, इस लेखक की किताबें बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। क्या भरोगे आप यहाँ, इज या आर? जब दो सब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हो, आप जानते हैं ऑफ एक बहुत पॉपुलर प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर इन दोनों को प्रीपोजिशन से जोड़ा गया है। तो बाबू प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो असल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये पार्ट तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ओरिजिनल सब्जेक्ट कौन हुआ, बुक्स। बुक्स सिंगुलर है या प्लरल, प्लरल। तो जब दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लरल लगता है। तो पहला सब्जेक्ट प्लरल है, इसलिए ऑथर को देखिएगा तो गलत होगा, यहाँ बुक्स के अनुसार आर लगेगा, है ना। अगर हम लिखते हैं द टीचर ऑफ दीज स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल इज या आर टीचिंग ऑन जूम ऐप। कर रहे हैं द टीचर ऑफ दीज स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल इज या आर टीचिंग ऑन जूम ऐप। पहले तो आप ये बताओ कि वर्ब किसके अनुसार लगाओगे, टीचर के अनुसार कि दीज स्टूडेंट्स के अनुसार कि दिस स्कूल के अनुसार। अगर स्कूल के अनुसार लगाते हो तो भी सिंगुलर लगेगा, अगर टीचर के अनुसार लगाते हो तो भी सिंगुलर लगेगा, अगर स्टूडेंट्स के अनुसार लगाते हो तो प्लरल लगेगा। पर आप अंदाजे नहीं लगाओगे, आपको समझ कर लगाना है। यहाँ पर कंसीडर करिएगा कि ये जो इन है ये प्रीपोजिशन है, ये जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद किसका स्थान है, ऑब्जेक्ट का। प्रीपोजिशन के बाद किसका स्थान है, ऑब्जेक्ट का। ऐसे में 5 बार भी प्रीपोजिशन आ जाता तो हम उससे भटकते नहीं, इससे सिर्फ वाक्य को बड़ा और पेचीदा किया जा रहा है। आप अपने कॉन्सेप्ट पर अडिग रहिए, अड़े रहिए। प्रीपोजिशन आएगा तो पहला सब्जेक्ट ही ओरिजिनल सब्जेक्ट होगा, और इसके अनुसार अगर बुक्स के अनुसार आर लगा था तो यहाँ हमारे टीचर सिंगुलर है, तो यहाँ इन टीचर के अनुसार हमें आर नहीं बल्कि क्या प्लेस करना चाहिए, इज प्लेस करना चाहिए। अगर हम लिखेंगे द लीडर ऑफ these protesters has या have expressed his demands. The leader of these protesters has या have expressed his demands. यहां पर कह रहा है इन विरोध करने वाले लोगों का, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, और प्रोटेस्टर मतलब हो गया विरोध करने वाले। इन विरोध करने वाले लोगों के नेता, विरोध करने वाले लोग तो बहुत हैं पर उनका लीडर जाहिर तौर पर एक ही होगा। इन विरोध करने वाले लोगों के नेता ने हैज या हैव एक्सप्रेस्ड हिज डिमांड्स, अपने डिमांड्स को, अपने मांगों को व्यक्त कर दिया है, रख दिया है, स्पष्ट कर दिया है। यहाँ पर जो वर्ब आप प्लेस करोगे, पहले तो ये बताओ प्रोटेस्टर्स के अनुसार करोगे कि लीडर्स के अनुसार करोगे। जाहिर तौर पर जवाब होगा कि सर लीडर के अनुसार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरा प्रीपोजिशन के अनुसार प्रीपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा और असली सब्जेक्ट लीडर होगा। लीडर है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर वर्ब
हैज लगना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आप हैव को कट करके हैज लगाना पसंद करोगे। रूल को समझते चलिए कि अगर हमारा दो या अधिक सब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहता है तो वर्ब जो है वो पहला सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लरल लगता है। लुक एट सम मोर एग्जांपल्स बिकॉज दिस रूल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप यहाँ देखो, द गार्जियन या पहले लिख दो द चिल्ड्रेन with their guardian was ever visiting the zoo। बच्चे लोग घूम रहे थे, कहाँ घूम रहे थे? चिड़ियाघर में। किनके साथ घूम रहे थे? अपने गार्जियन के साथ। बच्चे लोग अपने गार्जियन के साथ घूम रहे थे चिड़ियाघर में। इस एग्जाम्पल में जो हमारा असली सब्जेक्ट है ये विथ है प्रीपोजिशन, और इसके आने से स्पष्ट हो गया कि प्रीपोजिशन के बाद वाला जो टर्म होगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मेरा ओरिजिनल सब्जेक्ट कौन हो गया? द चिल्ड्रेन। क्या हो गया? द चिल्ड्रेन। अगर हम कहेंगे द चिल्ड्रेन विद देयर गार्जियन, तो यहां पर आपको वॉज प्लेस करना है या वर? अब तक तो सोच लिए होंगे आप। तो पहला वाला के अनुसार प्लेस करना है। चिल्ड्रेन प्लरल है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, आप जानते होंगे। यहाँ पर वर सही होगा, वॉज मेरा गलत होगा। 2, 3, 4 बार, जितनी भी बार, व्यवहारिक नहीं कि 4-5 बार आएगा, लेकिन जितनी भी बार प्रीपोजिशन आपका रिपीट होगा आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हमेशा ऐसे में पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही डिसाइड करना है कि वर्ब सिंगुलर लगेगा या प्लरल। अभी आप पढ़ते चलिए, फिर इन रूल्स को प्रैक्टिस सेशन में और ज़्यादा एग्जाम्पल से हम लोग जब रिवाइज करेंगे तो ये रूल बिना रटे ही याद हो जाएंगे। और कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं हम लोग कि ये चीज़ हमेशा काम देगा। एक बार पढ़ लेंगे तो कि प्रीपोजिशन से सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो वर्ब पहले वाले के अनुसार सिंगुलर या प्लरल होता है। ओके, बढ़ते हैं अगले रूल में। दिस वाज कॉन्सेप्ट नंबर 16, ये रूल नंबर 16 था। अब करेंगे रूल नंबर 17। वेल, तो अब हम लोग करेंगे रूल नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 17। बाबू, सिंटैक्स चैप्टर की एक खासियत ये भी है कि इसके सभी रूल्स जटिल नहीं हैं। अधिकांश रूल इसके आपको आसान लगते हैं। कुछ रूल्स में समय लग जाता है पर समझने के बाद वो अभी उतना ही ईजी हो जाता है। ऐसे ही कई नियमों में से एक बहुत ईजी नियम अभी आपको देखने को मिलेगा। संख्यावाचक शब्द के बारे में तो आप जानते होंगे। सबसे पहला संख्यावाचक शब्द कौन है? वन। तो वन मतलब सिंगुलर होता है, एक ही तो सिंगुलर है वन। वन मतलब सिंगुलर और वन से बड़ा हो गया तो प्लरल। तो कहा गया है कि 1 + SCN, जहां संभव होगा डायग्राम से बताएंगे, लैंग्वेज को स्किप करेंगे क्योंकि उसको देखते ही याद किया जा सकता है डायग्राम को, और देखते ही कभी भी समझा जा सकता है तुरंत में। तो 1 + SCN, SCN का मतलब सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। 1 के बाद जो नाउन आएगा गिनने वाला सिंगुलर नाउन आएगा क्योंकि 1 एक का बोध कराता है सिंगुलर का। तो 1 + सिंगुलर काउंटेबल नाउन + सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। मतलब हुआ कि 1 + सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और इसके साथ वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही लगता है। अब जैसे एकदम इसमें बहुत कम एग्जांपल लेंगे, जैसे कहेंगे 1 टीचर इज टीचिंग अस। 1 को आप ए भी लिख सकते हैं, आर्टिकल के रूप में भी पढ़ेंगे इसे आर्टिकल में। तो 1 टीचर इज टीचिंग अस, एक शिक्षक हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। अगर हम बोलेंगे 1 एप्पल कॉस्ट्स 10 रुपीज, मतलब एक सेब की कीमत लगभग या 10 रुपये पड़ जाती है। तो आप काफी आसानी से समझ गए होंगे कि 1 के बाद नाउन जो लगता है सिंगुलर और इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर। ध्यान तो होगा ही पिछले क्लास से कि वर्ब में जब यस जोड़ते हैं तब वो सिंगुलर बनता है, शुरू में वर्ब प्लरल रहता है ना बाबू। अब 1 के बाद नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। ये आसान सी चीज थी, इस पर ज्यादा टाइम आपका हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद वाला रूल भी बहुत आसान है।
अगर आपसे कहा जाए कि 1 से बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि 1 से बड़ा, तो आप कहोगे सर 2 है, 3 है, 4 है। हालांकि 1.5 भी तो हो सकता था, 1.25 भी तो हो सकता था, पर उस लेवल पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी उसी पर चर्चा करते हैं जो आप बोल रहे थे कि हाँ सर 2 है, 3 है, 4 है। तो 1 से बड़ी संख्या आने पर नाउन एवं वर्ब दोनों प्लरल लगेगा। 1 से बड़ी संख्या आने पर नाउन एवं वर्ब दोनों प्लरल लगेगा। ये भी तो उतना ही आसान है, जैसे 2, 3, 4, 5, जहां तक आप जा सकते हो इन्फिनिट तक। इसके बाद आपको PCN यानी प्लरल नाउन या प्लरल काउंटेबल नाउन लगाना होता है, और जो हमारा वर्ब भी लगता है इसके बाद प्लरल ही लगता है। दोनों ही चीजें यहाँ पर प्लरल रहेगी। तो ये आपका कहने का मतलब है कि 2, 3, 4, 5 ये सब जो 1 से बड़ी हैं, इनको अगर नाउन की आवश्यकता पड़ी तो प्लरल देना और वर्ब भी प्लरल देना। जैसे कहेंगे 2 स्टूडेंट्स was या वर punished। आसान चैप्टर है तो जाहिर है कि इसीलिए आसान है क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल आसान आते हैं, पर हमें सब पढ़ना है, आसान वाला भी थोड़ा जटिल वाला भी। तो 2 जो आप जानते हैं उसमें अच्छी बात है, आप आगे आगे बता सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो 2 स्टूडेंट्स हो गए, प्लरल लग गया, सही हुआ। और वर्ब कौन सा चुनेंगे? was तो सिंगुलर वर्ब है, प्लरल वर्ब कौन है? वर। ज्यादा समय यहाँ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये भी बहुत आसान है। 3 इडियट्स, उदंड नटखट लोग है ना। 3 idiots were punished in a movie। अब आप तो समझ ही गए होंगे हम क्या कह रहे हैं कि 3 इडियट को सजा दी गई थी एक सिनेमा में। अब डायरेक्टली वर लिख लिए तो क्या गलत हो गया? नहीं, सही हुआ। वॉज लिखते तब गलत होता है, ये प्लरल ही है, प्लरल ही लगेगा। अगर हम लिखते हैं 4 एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल रहने देते हैं और एग्जाम्पल भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं। एग्जाम्पल्स हैज या हैव बीन रिटेन, क्या चूज करेंगे? 4 एग्जाम्पल लिखे गए हैं, कौन सा चूज होगा? तो 4 के बाद तो आपका एग्जाम्पल आ नहीं सकता, एक से बड़ा है एग्जाम्पल्स होगा। और नाउन प्लरल के साथ यहाँ वर्ब भी प्लरल लगाने का रिवाज है, इसलिए हैज नहीं, कौन सा लगेगा? हैव लगेगा। समझ ही गए होंगे कि 1 से बड़ी संख्या 1 आएगा तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लगेगा, और 1 से बड़ी संख्या आने पर नाउन और वर्ब साथ ही साथ दोनों ही यहाँ प्लरल लगेंगे। काफी आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक माने सिंगुलर, एक से ज्यादा मतलब प्लरल। इसको पढ़ने से अब इसमें से जो स्पेशल चीजें होंगी अब उनको जानेंगे, है ना। जैसे आसान चीज आप जान रहे थे ये हम बता दिए, अब इसमें जो स्पेशल या और नई चीजें सीखने की है इसके बाद वाले रूल में अब आपको देखने को मिलेगी। अब देखो बाबू, रूल नंबर 17 और 18 में बहुत कॉमन सी बात कही गई है कि 1 के बाद सिंगुलर आता है और 1 से बड़ा रहता है तो प्लरल आता है। जान तो गए, पर इनसे एग्जाम में सवाल होंगे ऐसा एक्सपेक्ट कम किया जा सकता है कि बहुत ही कॉमन सी चीज है, पर यह आधार बनेगा उस बात के लिए जो अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 19 में सीखेंगे। तो बेसिकली हमारे माइंड में सेट है कि 1 से बड़ा रहेगा तो प्लरल ही आएगा। चलो ठीक है, हमने सेट कर लिया, पर इसी से अब क्वेश्चन उठाए जाएंगे। हमारी इस जानकारी का निगेटिव कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ गलती कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 किलोमीटर्स is a small distance. So if we go with the previous concept, अगर हम पुराने वाले कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर चलते हैं तो हमारा जवाब होगा, यहाँ आर लगा दीजिए सर। इज तो आपने गलत लिखा है, 2 के बाद नाउन प्लरल लगता है, वर्ब भी प्लरल लगता है। अगर आपने रूल नंबर 17 और 18 पढ़ा है तो आप सही बता रहे हैं।
लेकिन बाबू 18 नंबर रूल्स के बाद जो हमने कहा कि ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, इनका आपको निगेटिव कॉन्सेप्ट भी जानना होगा, दूसरा पक्ष क्या है जानना होगा, जिससे कि सवाल होते हैं। तो यहाँ से होते हैं सवाल। 2 के बाद पलरल होता है, आधी जानकारी है, और उसके साथ दूसरी जानकारी की भर भी पलरल होता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ माजरा मामला कुछ और है। क्या मामला है उसको आप समझेंगे, थोड़ा सा बताते हैं फिर रूल लिखाएंगे। देखिए, अगर संख्यावाचक शब्द के बाद आने वाले प्लरल नाउन से किसी निश्चित दूरी, डिस्टेंस का बोध हो तो इसके लिए वर्ब सिंगुलर लगेगा। क्यों और कैसे? तो एक तरह का ये मेजरमेंट बताता है, और मेजरमेंट जो होता है उसको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, मटेरियल नाउन की तरह कंसीडर किया जाता है। यही रीजन है। तो याद रहेगा कि एक तरह की माप बताता है। तो दूरी जो है वो मापने की चीज है, और यहाँ उसी रूप में दर्शाई जा रही है। तो अगर संख्यावाचक शब्द के बाद आने वाले प्लरल नाउन से निश्चित दूरी का बोध होता है, निश्चित वजन का बोध होता है, निश्चित राशि का बोध होता है, निश्चित माप का अवधि का बोध होता है, या निश्चित, तो वहां पर अमाउंट का, तो वहां पर वर्ब सिंगुलर लगता है। समझ गए? निश्चित दूरी, निश्चित वजन या निश्चित राशि का आप बोध कराओगे, निश्चित अवधि का बोध कराओगे, तो ऐसे में प्लरल नाउन के लिए भी वर्ब सिंगुलर लगेगा। कैसे? कि यहाँ पर इसको, इस रूल को आप कॉन्सेप्ट नंबर 19 को कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल था, आगे और भी एग्जाम्पल करेंगे। अगर संख्यावाचक, समझ में आ रहा है? आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, बताते रहिए। अगर संख्यावाचक, लाइव क्लास भी होगा बाबू, है ना, पूछते रहते हैं लोग, तो लाइव क्लास भी होगा। 1000 सब्सक्राइबर्स अभी पूरे नहीं हुए हैं, और कौन कौन लोग लाइव क्लास में, ऐसे हम जूम ऐप पर पढ़ाने का सोच रहे हैं, तो कौन कौन लोग जुड़ना चाहते हैं, वो सारे लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, तो वहाँ से मैं उनको रिप्लाई करूँगा। अभी बस क्लास चलने दीजिए। अगर संख्यावाचक शब्द से, संख्यावाचक शब्द के बाद आने वाले प्लरल नाउन से निश्चित दूरी या निश्चित वजन ऑब्लिक निश्चित राशि ऑब्लिक निश्चित समय का बोध हो, तो अब साथ में क्यों नहीं लिख लेते हैं ना? साथ में लिख लेंगे तो आपको फिर से लिखने की टेंशन नहीं होगी। रनिंग टाइम में वीडियो में साथ में आप लिख लेंगे। निश्चित राशि निश्चित समय का बोध हो तो इसके लिए वर्ब सिंगुलर लगेगा। अब गलती नहीं होगी। अब आप समझ जाएंगे कि गलती क्यों हो रही थी। कहा जा रहा है अगर संख्यावाचक शब्द के बाद आने वाले प्लरल नाउन से हम किसी निश्चित राशि, निश्चित दूरी, निश्चित वजन, निश्चित राशि अमाउंट या निश्चित समय ड्यूरेशन टाइम जिसको आप कह सकते हो का बोध कराते हैं तो इसके लिए वर्ब सिंगुलर लगता है। जिसमें से एक एग्जांपल तो आपको यही दिखा। अब आप देखोगे 5 days इज ए शॉर्ट पीरियड। अब हम इस एग्जाम्पल को लिखने के बाद यहाँ इवैल्यूएट करेंगे कि 5 के बाद तो प्लरल नाउन लगा सही है, पर क्या यहाँ इज लगाना सही है या आर लगा देंगे? क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे।
क्यों इज लगाएंगे? क्योंकि डेज से निश्चित समय का बोध हो रहा है, और अगर प्लरल नाउन संख्यावाचक शब्द आकर के निश्चित समय का बोध कराते हैं तब भी उन्हें सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। इसलिए इज सही और आर यहाँ गलत हो जाएगा। बहुत आराम आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम समझाते हुए चलेंगे। आप लोग भी इंटरेस्ट लीजिए, रेगुलर रहिए, पूरा क्लास कीजिए। अगर हम कहेंगे 5000 रुपीज, ठीक है ना, रुपीज, 5000 है तो रुपी नहीं ना होगा, रुपीज होगा। इज या आर ए स्मॉल सम, SUM, सम मतलब जोड़ने होता है, सम मतलब यहाँ राशि होता है। सम का मतलब आप मैथ्स में जोड़ पढ़ते हैं, और इंग्लिश में इस तरह से जब नाउन के रूप में सम यूज होता है तो वहाँ वह राशि का बोध कराता है। तो कह रहे हैं कि 5000 रुपये एक छोटी सी राशि है, छोटी सी अमाउंट है। आप सम को यहाँ अमाउंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना उससे। एक नया वर्ड आपको हम सम बताए यहाँ पर। तो अब चूंकि यहाँ 5000 रुपया से एक निश्चित राशि का बोध हो रहा है, अमाउंट का बोध हो रहा है, तो आप प्लरल नाउन रहने पर भी इस नियम के अनुसार कि प्लरल नाउन जो आता है संख्यावाचक शब्द के बाद, अगर उससे निश्चित राशि का बोध होने लगे तब इसके लिए वर्ब सिंगुलर लगना चाहिए। इसलिए आर में क्रॉस करके यहाँ इज लगाएंगे। बट इन्हीं शर्तों पर, निश्चित दूरी हो या निश्चित वजन हो या निश्चित समय हो या निश्चित राशि हो। समय तो देख लिया आप, राशि भी देख लिए, है ना। अगर हम कहेंगे 2 किलोग्राम, ऐसे भी 2 लिख दिए, समझ तो जाइएगा ही। इज या आर ए स्मॉल वेट टू लिफ्ट। 2 किलोग्राम एक छोटा सा वजन है उठाने के लिए। 2 किलोग्राम कैसे उठाएंगे? एक साथ उठाएंगे, पूरा मिल के एक वजन को दर्शा रहा है। तो निश्चित दूरी, निश्चित राशि और उसके साथ साथ निश्चित वजन को भी अगर प्लरल नाउन दर्शाते हैं तो उनके लिए सिंगुलर वर्ब नहीं, प्लरल वर्ब नहीं, सिंगुलर वर्ब प्रेफर किया जाता है। इसलिए आप समझ ही गए होंगे, बता भी रहे हैं आपके यहाँ आर नहीं, क्या लगेगा? इज लगेगा। तो आगे आगे लिखते चल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में काफ़ी मजा आएगा आपको, आप समझने लगेंगे तो। लेकिन बाबू ये मामला यहीं खत्म नहीं होता है, इसका फिर एक निगेटिव सेक्शन और आता है। और वही सवाल ये नहीं आएंगे कि 2 स्टूडेंट्स इज होगा कि आर होगा, वो तो सभी लोग जानते हैं, वहां पर गलती करने की संभावना कम है। लेकिन अब ये जान गए तो आप इसमें भी गलती नहीं कीजिएगा। पर अभी यहाँ एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, देखिएगा। 5 डे तो होगा नहीं, यहाँ पर ऐसे भी गलती नहीं करने वाले हो। हैज या हैव पास्ड, since I saw her। हिंदी समझना। 5 दिन गुजर गए हैं जब से मैंने उसे देखा या जब से मैं उससे मिला। उससे मिले हुए 5 दिन गुजर गए हैं, 5 दिन गुजर गए हैं जब से मैं उससे मिला, राइट। तो यहाँ पर आप हैज लगाने वाले हो या हैव, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हैज ही लगेगा क्योंकि डेज से तो निश्चित समय का बोध हो रहा है। पर ये इस तरह से एक पीरियड के रूप में नहीं आ रहा है, यहाँ यह गुजरने वाले समय को बता रहा है। तो अगर अमाउंट या फिर आपका पीरियड यानी टाइम फ्रैगमेंट्स के रूप में आए, टुकड़ों के रूप में आए, अलग अलग टुकड़ों के रूप में 5 दिन एक एक करके गुजरा है ऐसा दिखाया जा रहा है, मतलब 5 अलग अलग फ्रैगमेंट्स को बता रहा है, टुकड़ों को बता रहा है। तो ऐसा होने पर वापस इसमें वर्ब प्लरल लगेगा। इसीलिए यहाँ हैज नहीं बल्कि क्या सही होगा? हैव। इसको एक रूल के साथ लिख करके, नोट के साथ लिख करके, रूल नहीं बनाते हैं इसको, इसका एक्सेप्शन बनाते हैं, नोट बनाते हैं। तो इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 19 के नोट में हमें जानना है, लिखना है कि अगर संख्यावाचक शब्द के बाद आने वाले प्लरल नाउन दूरी को फ्रैगमेंट्स के रूप में बताते हो या समय को फ्रैगमेंट्स के रूप में बताते हो, मतलब अलग अलग टुकड़ों के रूप में दर्शाते हो, तो उनके लिए वर्ब प्लरल ही लगेगा, मतलब वापस से इनके लिए वर्ब प्लरल ही लगेगा। इसको लिखते हैं नोट में। तो यहाँ इस एग्जाम्पल को देखते और समझते हुए हम लोगों को ये आवश्यकता महसूस होती है कि कॉन्सेप्ट नंबर 19 में एक नोट की चर्चा आप करनी होगी, जिसमें आप जानेंगे
संख्यावाचक, ध्यान से लिखते चलिए अभी, और थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए बाबू पढ़ाई में, है ना। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में हम कम पढ़ा रहे हैं या अलग पढ़ा रहे हैं, बहुत ही मन से यहाँ भी बता रहे हैं, पर उतना मन से आप लोग रिप्लाई नहीं करते जितना मन से क्लास में करते हो, उतना मन से वीडियो पर समय नहीं देते हैं, उलूल जुलूल इधर उधर जाते आते रहते हैं। इस चीज़ पर कमांड करिए, इस चीज़ को रोकिए और पूर्ण विश्वास के साथ आप बने रहिए वीडियो पर। यही एक तरीका है जिसमें से कि आपको बेस्ट मिलेगा। इधर उधर कूद फान करिएगा, बाद में पता चलेगा कि आप ठगे गए हैं, वो अभी आपको समझ में नहीं है। तो काफ़ी लंबे समय से लोगों का मुझ पर विश्वास है और वो गलत नहीं है, सफल लोग इस बात के एग्जाम्पल्स हैं और आगे भी सफल होंगे, वो एग्जाम्पल बनेंगे। तो अभी देखिए, संख्यावाचक शब्द के बाद आने वाले प्लरल नाउन अगर फ्रैगमेंट्स मतलब क्या हो गया, टुकड़े के रूप में टाइम या अमाउंट को दर्शाएंगे। क्या कर रहे हैं सुनिए, संख्यावाचक शब्द के बाद आने वाले प्लरल नाउन जैसे यहाँ आए थे, अगर टाइम या अमाउंट को दर्शाते थे तो वर्ब हम सिंगुलर लगाते थे, लेकिन टाइम या अमाउंट को फ्रैगमेंट्स के रूप में दर्शाएंगे, टुकड़ों के रूप में, पूरा पीरियड या पूरा अमाउंट ने उसको अलग अलग टुकड़ा के रूप में दर्शाएंगे, तो इन्हें प्लरल वर्ब ही दिया जाएगा। तो इसके लिए जो वर्ब है वो प्लरल ही लगेगा, ऐसा समझिए। काफी डीप में जानना है। कंपटीशन मतलब ऊपरी नॉलेज नहीं, कंपटीशन मतलब ये नहीं जो कि हम 4 रूल बताएं और कहते जो हम बता रहे हैं वही आता है। जो होता है वो सब जानना है, टोटल एक एक चीज, तब आप कंपटीशन के परफेक्ट स्टूडेंट हैं। अभी इधर देखिए, कहा जा रहा है कि अगर संख्यावाचक शब्द के बाद आने वाला प्लरल नाउन दूरी और समय बताए लेकिन एक साथ नहीं बताए, अलग अलग टुकड़ों में बताए, तो फिर इसे सिंगुलर वर्ब देना संभव नहीं होगा, बल्कि प्लरल वर्ब ही दिया जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल तो आप देख ही चुके हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ देख लो, 20 minutes have passed since I started the class। मतलब हो रहा है 20 मिनट गुजर चुके हैं जब से मैंने क्लास शुरू किया। इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद क्या आप लगता है कि पहले की तरह यहाँ हैज लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। यहाँ पूरे समय को एक बार में 20 मिनट के रूप में नहीं दर्शाया गया, बल्कि अलग अलग मिनट 20 मिनट गुजर गए ऐसे दर्शाया गया। इसको अलग अलग मिनट के फ्रैगमेंट्स के रूप में दर्शाया गया, गुजरने वाले समय के रूप में दर्शाया गया, संगठित होने वाले समय के रूप में नहीं। इसलिए यहाँ भी हैज गलत होगा, हैव सही होगा। अगर हम लिखते हैं 50 रुपीज वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड among 5 चिल्ड्रेन। टोटल राशि कितनी है बाबू? 50 रुपया। लोग कितने हैं? बच्चे कितने हैं? 5। अमंग मतलब क्या होता है? के बीच। 5 बच्चों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस राशि को, यानी 50 रुपए की राशि 5 फ्रैगमेंट में, 5 टुकड़ों में टूट चुकी है। अब ये एक संगठित राशि नहीं रही। समुचित राशि नहीं होने के कारण यहाँ वॉज का प्रयोग बिल्कुल गलत होगा, इसे सुधार के वर करना होगा। तो यहाँ से मामला शुरू हुआ कि 1 के बाद सिंगुलर नाउन आता है, 2, 3, 4 ये सब के बाद प्लरल नाउन आता है, इसलिए वर्ब भी प्लरल लगता है। तब हम सीखे कि अगर 2, 3, 4 के बाद जो प्लरल नाउन आए वो दूरी, समय, वजन, ये सब राशि, ये सब बताएगा, तो हम सिंगुलर वर्ब देंगे।
पर वो मामला समाप्त नहीं हुआ, उसको यहाँ जाके क्लियर किए कि अगर वो दूरी समय जो है वो एक समुचित दूरी समुचित समय को नहीं, फ्रैगमेंट यानी टुकड़ों को दर्शाए, तो फिर वापस उस दूरी और समय को मिलने वाला भर पैरेलल ही लगेगा। अब समाप्त हुआ आपका कॉन्सेप्ट नंबर 19 इस एक्सेप्शन या इस नोट के साथ, अदरवाइज वो अधूरा रह जाता। चलते हैं अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 20। हम कॉन्सेप्ट नंबर 20 को जानेंगे, जिसमें हम 1 के प्रति अपना नज़रिया थोड़ा बदल कर देखेंगे। जैसे कि अगर मान लो कोई बंदा लिखता है मोर देन 1 और आपसे पूछता है कि बताओ भाई मोर देन 1 की हिंदी क्या होगी, तो आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानते होंगे तो आप बोलेंगे कि मोर देन 1 इसका हिंदी होगा एक से ज़्यादा। अब मैं पूछता हूँ आपसे, एक से ज़्यादा को आप क्या बोलोगे, सिंगुलर कि प्लरल? प्लरल बोलोगे, ठीक है। लेकिन प्लरल के तरह अगर व्यवहार कराते चले गए तो फिर आप फंस जाओगे अपने ही कॉन्सेप्ट में। तो मोर देन 1 जो है, इसमें यहाँ देन के पहले किसी नाउन की चर्चा नहीं हुई है और नाउन की चर्चा हमें 1 के बगल में करनी है, तो 1 के रूल को फॉलो करना होगा, रटना नहीं, समझना है। तो 1 के रूल को फॉलो करोगे तो यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, क्योंकि 1 के बाद सिंगुलर आता है। और वर्ब नाउन को ही फॉलो करेगा, तो जैसा नाउन होगा वैसा वर्ब होगा, तो सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, है ना, आसान, याद रखना। लेकिन कंफ्यूज करना आसान तब हो जाएगा जब आप रूल्स को समझोगे नहीं, रटोगे। यहाँ पर आप अगर मोर देन 1 को सीधे एक से ज़्यादा समझते तो सब कुछ प्लरल लगा लेते। यहाँ समझना है कि 1 के प्रभाव में नाउन है और उसी के प्रभाव में वर्ब होगा। देन तो प्रीपोजिशन है जो मोर को उससे अलग कर रहा है। तो जब आप इसको समझ गए हो तो इस एग्जाम्पल को करना और बताना मुझे, मोर देन 1 विंडो ऑब्लिक विंडोज, 2 ऑप्शंस प्लेस किए जा रहे हैं, क्या चुनोगे आप? एक से ज़्यादा खिड़की, इसको विंडो बोलेंगे कि विंडोज? बेसिकली एक से ज़्यादा खिड़की को हम विंडोज बोलते हैं, पर यहाँ पर विंडोज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विंडो। क्यों? क्योंकि मोर देन 1 में 1 का प्रभाव है और इसके बाद बताया जा रहा है नाउन कैसा लगाना है, सिंगुलर। तो विंडोज मेरा गलत हुआ। और नाउन के प्रभाव में अगर वर्ब आ जाए तो वॉज ऑब्लिक वर ब्रोकन, एक से अधिक खिड़की टूटी हुई थी, ऐसा कहते वक्त आप क्या लगाना पसंद करोगे? एकदम कोई विकल्प ही नहीं, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, वर्ड तो गलत हो गया, वॉज लगेंगे। अगर हम कहेंगे मोर देन 1 टूरिस्ट, पर्यटक को टूरिस्ट बोलते हैं, एक से अधिक टूरिस्ट, तो इसको आप टूरिस्ट बोलोगे कि टूरिस्ट बोलोगे? जाहिर तौर पर इसको टूरिस्ट ही बोलेंगे क्योंकि 1 के प्रभाव में है। मोर देन 1 टूरिस्ट या टूरिस्ट वाज या वर किडनैप्ड, एक से अधिक पर्यटक का अपहरण कर लिया गया। तो एक से अधिक पर्यटक बेसिकली लगेगा कि वर लगा दें, लेकिन जब यहाँ सुधार लिए हैं तो फिर आगे गलती क्यों करेंगे? यहाँ वर नहीं, क्या प्लेस करेंगे? वाज। छोटी सी बात है, कितना भी खींचोगे इतना ही समझोगे, समझ गए होंगे आप। इसलिए आप याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाबू, समझाते समय सब आसान लगता है जब टीचर बताते हैं। तो याद रखने का तरीका रूल को रटना नहीं, एग्जाम्पल्स को रिवाइज करना, इस पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना होता है। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो याद रहने लगेगा, वो होगा। पढ़ते समय से पढ़ाई हो, कुछ कंटेंट्स आ जाए, प्रैक्टिस के रूप में तो एग्जाम्पल्स आ ही रहे, पर अभी ब्लाइंड प्रैक्टिस नहीं। अब चैप्टर वाइज मिसलेनियस प्रैक्टिस के लिए इसके सारे रूल्स कलेक्ट कर लो, बहुत सारे तो आ गए, थोड़े बहुत और आएंगे, है ना। तो अब कह रहे हैं इसके बाद एकदम इत्मीनान रखो, कभी भी कहीं भी बैठ कर नाउन प्रोनाउन भी पढ़ोगे ना तो उसमें आप ऑटोमेटिकली तेज हो जाओ। कुछ नॉलेज पहले से होना चाहिए जटिल चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, और वो नॉलेज आपको सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दे देगा कि फिर किसी भी चैप्टर में कोई भी वर्ड देखोगे तो आपको नया नहीं लगेगा, सब थोड़ा थोड़ा जुड़ा उससे रहेगा, तो उससे इंटरेस्ट बढ़ेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। अभी कॉन्सेप्ट नंबर 21 में हम बताना चाहते हैं, मान लो कि मोर के बाद नाउन का प्लेसमेंट बदल जाए, यानी नाउन यहाँ पर आना चाहता है और तब देन बनाना चाहता है, पूरा मामला ही बदल जाएगा बाबू। इससे कैसे?
वन के बाद जब आ रहा था तो सिंगुलर आ रहा था। मोर आगे आप पढ़ोगे, मोर बना है मेनी से, और आप आगे पढ़ोगे मेनी मतलब कई होता है, ये हमेशा प्लरल लेता है। तो जब ये प्लरल लेता है, मेनी का ही कंपैरेटिव मोर है, तो जाहिर तौर पर इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लरल रहेगा। और हम भर प्लेस कर रहे थे किसके अनुसार? नाउन के अनुसार। तो जब नाउन मेरा यहाँ प्लरल हो गया तो भर भी आगे कैसा लगेगा? प्लरल वर्ब लगेगा। इसलिए आप यहाँ पर प्लरल वर्ब लगाओ। तो आप गलती से चीजों को उतना स्लाइटली, उतना हल्के में ले लोगे जितना कि आप वन को ले रहे थे पहले, तब तो आप यहाँ पर फंस जाओगे, निगेटिव कलेक्ट करवाओगे। तो आप समझो कि मोर देन वन को कॉन्सेप्चुअली समझे आप। चलो भाई वो सिंगुलर लेता है पर एकदम रट नहीं जाना है उसको। अब आप कहाँ प्लेस कर रहे हो नाउन? मोर के बाद। और मोर मतलब ज्यादा होता है, ज्यादा मतलब एक से ज्यादा ही रिप्रेजेंट करेगा, और इसलिए यहाँ पर प्लरल लगेगा। यही एग्जाम्पल्स आप लाओ। अब मेरे पास तो और एग्जाम्पल्स हैं, पर इसी को आप मैनिपुलेट करो ताकि आप समझ पाओ कि क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क बना। तो अगर आपने यहाँ लिखा मोर विंडो ऑब्लिक विंडोज देन वन वॉज ऑब्लिक वर ब्रोकन। हिंदी पर नहीं जाना, हिंदी पर जाओगे तो गलत करोगे, या तो इसको या तो उसको, दोनों में किसी के एक को हिंदी पर जाके आप गलत कर ही लोगे। अर्थ पर, समझदारी पर जाओ कि यहाँ पर वन के बगल में नाउन था, वन के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। यहाँ मोर मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब एक से ज्यादा इस पर है, तो यह किसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा? मोर के। मोर के बाद विंडो गलत हो जाएगा, क्या सही होगा? विंडोज। देखा आपने, प्लरल नाउन लगता है मोर के बाद, और इसी कारण से यहाँ भर भी प्लरल लगेगा, इसलिए आपका वॉज गलत करना होगा, सही क्या होगा? वर। दूसरा एग्जाम्पल आप अपने दिमाग से करोगे तो मेरे से भी आगे कर लोगे। मोर, क्या लिखें हम यहाँ? टूरिस्ट लिखें कि टूरिस्ट्स? बोलो, टूरिस्ट होगा। टूरिस्ट क्यों होगा? इंटरएक्टिव रहिए, 9 बजे टाइम निकालिए। अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंग्लिश में तब 9 बजे टाइम निकालिए, समय पर आइए और इसी समय क्लास कीजिएगा, तो इंटरएक्टिव रहिएगा, आप जवाब दीजिएगा। अदरवाइज आप किससे जवाब दीजिएगा दूसरे टाइम में? और विश्वास जिनको है वो आएंगे। सबसे पहले विश्वास बनाना होगा, चटक मटक नहीं, सीधे क्लास पर हमारा ध्यान रहता है। और कई लोग जो है इस चीज़ को पसंद भी करते हैं और वो जुड़े रहे हैं लंबे समय से। जो जुड़े रहे हैं उनको मालूम है कि मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट्स कैसे हैं, कितने डीप हैं और एग्जाम में कितने सटीक बैठते हैं। आइए देखते हैं अब कि मोर टूरिस्ट ऑब्लिक टूरिस्ट्स देन वन। है ना, वही एग्जाम्पल ला रहे हैं, बस तरीका अलग है। वॉज ऑब्लिक वर किडनैप्ड। तो यहां क्या होगा? आप टूरिस्ट लगा लियो हो, इसलिए यहां पर आपका वर लगेगा। अगर हम लिखेंगे मोर रूल ऑब्लिक रूल्स, आगे नहीं भी लिखेंगे तो आप बता देंगे सर आप तो मोर के प्रभाव में आ गए हैं, इसलिए यहां रूल नहीं, क्या लगेगा? रूल्स। देन वन। अब आप ऐसा करो, हैज और हैव में डिसाइड करो। किसको देख कर डिसाइड करोगे? रूल्स को। मोर रूल ऑब्लिक रूल्स देन वन हैज ऑब्लिक हैव बीन डिस्कस्ड। एक से अधिक नियमों की चर्चा कर ली गई है या की गई है, ऐसा समझ रहे हैं? तो अब फिर से आप यहाँ हैज नहीं लगाकर क्या लगाना पसंद करेंगे? हैव। इस तरह से मोर देन के 2 रूल हैं और दोनों को समझना है, पर ये काफी नहीं है। हाँ, सवाल इसी से बनेंगे, लेकिन इसके रिगार्डिंग अभी एक बात और आपको जान लेनी चाहिए। क्या जान लेनी चाहिए? अगले रूल में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए जो जगह है उसमें। अगर बाबू मोर देन वन रहता ही नहीं, मोर देन 2 रहता, मोर देन 3 रहता, मोर देन 4 रहता, मोर देन 5, 6, 7 ऐसा कुछ रहता, तब हम वहां कैसे रिएक्ट करते हैं, इस संबंध में अब हम चर्चा करेंगे रूल नंबर 22 में। कॉन्सेप्ट नंबर 22।
तो ये जो चल रहा है ना, अब आपका कॉन्सेप्ट नंबर 22 है। क्या कहता है कॉन्सेप्ट नंबर 22? ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 22 में आप समझो कि अगर मोर देन 2/3/4 ऐसा करके आए, 1 से बड़ा है, तो आप किसके प्रभाव में जाओगे? जिसके बगल में नाउन रखोगे। रटना तो है नहीं, समझाए हैं हम। तो इसके बगल में नाउन रखोगे बाबू, तो 2, 3, 4 के प्रभाव में जब आओगे तो नाउन कैसा लगेगा? PCN। और वर्ब कैसा लगेगा? प्लरल वर्ब इज यूज्ड, है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 22 ये कहता है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 23, तब आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल से लेकर। मान लो कि इस मर्तबा इस बार मोर के बाद नाउन आना चाहता है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि मोर मेनी से बना है, और इसके प्रभाव में आइएगा तो प्लरल नाउन लगाइएगा। तो प्लरल नाउन लग गया। अब देन 2, 3, 4 जो आप लगाना चाहते हैं, प्लस प्लरल वर्ब इज यूज्ड। कैसे? कैसे कि मोर के प्रभाव में भी यहाँ नाउन प्लरल है, और 2, 3, 4 के प्रभाव में भी यहाँ नाउन प्लरल है, और वर्ब नाउन को ही फॉलो करता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में प्लरल नाउन है तो वर्ब प्लरल ही लगेगा ना। इसलिए अगर आप लिखते हो मोर देन 5 criminals was या were arrested, जब यहां बोलेंगे 5 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, 5 से अधिक है भाई, हर तरह से प्लरल है। इस साइड से देखो, इस साइड से देखो, इसलिए यहाँ पर कोई शक संशय का जगह ही नहीं है। ऐसे भी लिखोगे तो वही होगा, और अगर आप ऐसे भी लिखोगे मोर चैप्टर्स देन 2 आर या इज लेफ्ट, मतलब बोलने वाला कह रहा है अभी तो 2 से भी ज्यादा चैप्टर्स बचा हुआ है, या 2 से अधिक चैप्टर्स बचे हुए। और गलती क्या कर रहा है कि मोर के प्रभाव में आया था, चैप्टर्स होगा। अब मोर के प्रभाव में आओ भाई, चाहे 2 के प्रभाव में, चैप्टर्स ही होगा ना। और इसलिए वर्ब को तो नाउन के अनुसार चलना है, यहाँ आर ही लगेगा। सो अब तक आपने मोर से रिलेटेड 3 रूल पढ़ लिए, 3 रूल लगा लिए, और तीनों रूल जानने के बाद फिर मोर की जानकारी पूरी होती है। आधा अधूरा से क्या होता है? सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब आपका ये कंप्लीट हो गया कि मोर को कैसे यूज करना है, इसके हर कॉन्सेप्ट को जान लिए, और इसी के साथ रूल नंबर 23 भी खत्म हुआ। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 24 में आपको एक बहुत पॉपुलर फ्रेज के बारे में बताएंगे, जिसके सवाल भी बहुत बार बने हैं एग्जाम में, और वो फ्रेज है काफ़ी आसान सा, बहुत ज़्यादा यूज में रहता है, ए नंबर ऑफ। ऐसे तो ए नंबर ऑफ ज़्यादा यूज में रहता है, पर इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए आप यहीं पर समझो कि जो काम ए नंबर ऑफ कर रहा है, बस उसी में एक एडजेक्टिव आकर उस संख्या, ए नंबर ऑफ मतलब होता है बहुत सारे, और उसी संख्या को थोड़ा और विकराल और बड़ा बनाने के लिए हम ए लार्ज नंबर ऑफ भी बोल देते हैं। संख्या छोटी है अगर ये बताना हो तो ये स्मॉल नंबर ऑफ बोल देते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम चाहें तो इसी के लिए दूसरा एडजेक्टिव बड़ा के लिए ह्यूज होता है, ह्यूज मने भी बड़ा होता है। तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसा बोलने के लिए बहुत सारे लोग, सबका इंग्लिश थोड़ा वेरी कर रहा है, लेकिन हिंदी सबकी वही है, बहुत सारे। ए नंबर ऑफ बहुत सारा, ए लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारा, ए ह्यूज नंबर ऑफ बहुत सारा। हाँ, खाली ये स्मॉल नंबर का मतलब हो रहा है कम संख्या में कम लोग, कम मतलब कम हो रहा है, ए स्मॉल नंबर ऑफ थोड़ा। अब इस तरह से अगर आप लिखते हो ए बिग नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, तो आप एक बड़ी संख्या या बहुत सारे लोगों को, या बहुत लोगों मतलब जो भी चीज़ वहाँ आएगा उसको आप दर्शा रहे हो, जो भी नाउन आएगा उसकी भारी संख्या को आप दर्शा रहे हो। तो समझदारी रहने पर ये सब एक है, और नहीं तो रट्टा मारने पर फिर सब अलग अलग। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ह्यूज नंबर ऑफ, ए बिग नंबर ऑफ, ए स्मॉल नंबर ऑफ। अल्टीमेटली इन सबसे छूटिएगा तो आपको एक और फ्रेज मिलेगा, नंबर्स ऑफ।
तो नंबर जो है अगर इस तरह से ए के साथ या प्लरल फॉर्म में आए तो वो बहुत सारे का बोध कराता है, बहुत सारा मतलब एक से अधिक होता है, इतना तो आप समझते ही होंगे। इसलिए अगर इन सब को नाउन की रिक्वायरमेंट लगती है तो इन्हें प्लरल नाउन दिया जाता है। प्लरल नाउन को ही प्लरल काउंटेबल नाउन बोल रहे हैं, बोला जाता है। और इनके साथ जो वर्ब लगता है प्लरल वर्ब लगता है ना। आसान आप समझना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर रूल नंबर 24 हो गया। अगर हम कहते हैं ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज ऑब्लिक हैव बीन आंसर्ड। अब बोलने के समय तो पता नहीं चला क्या बोले, क्वेश्चन बोले, क्वेश्चंस बोले, लेकिन आपके पास तो कॉन्सेप्ट है, वहाँ सही लिखा या गलत लिखा है आप बताओ। ए नंबर ऑफ के बाद कैसा नाउन, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ये सब बहुत संख्या को बताते हैं, एक से अधिक को बताते हैं। तो कैसा नाउन लगना चाहिए, हिंदी से याद रहेगा, रटना नहीं है, इसके अर्थ को समझना है। तो यहाँ कैसा नाउन लगना चाहिए, प्लरल। तो क्वेश्चन नहीं क्या होगा, क्वेश्चंस होगा। एक बार अगर आप क्वेश्चंस लगा लिए तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर हैज का कोई जगह नहीं है। कौन सा आना चाहिए, हैव। बाबू ये नंबर ऑफ लिखो, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ह्यूज नंबर ऑफ या बिग नंबर ऑफ, कोई फर्क नहीं बनता है, बस ये ज़्यादा यूज होता है ए नंबर ऑफ ही। अगर हम लिखेंगे ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स हैज या हैव been affected by COVID-19। भारी संख्या में लोग, व्यक्ति लोग प्रभावित हो चुके हैं अब कोविड-19 से। तो ऐसे में हम यहाँ पर नाउन प्लरल चुने हैं और सही चुने हैं, तो वर्ब भी प्लरल ही चुनना चाहिए। यहाँ हैज गलत होगा, हैव सही होगा, कोई फर्क बन रहा है। आप यहीं पर लिख लेते हैं लार्ज नंबर ऑफ, बहुत भारी संख्या में होता है, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। अगर हम कहेंगे ए ह्यूज नंबर ऑफ यूथ्स आर या इज सर्विंग द नेशन एज सोल्जर्स। बहुत बड़ी संख्या में युवा लोग हैं, बहुत सारे युवा वर्ग के लोग हैं, यूथ्स हैं, जो कि सेवा कर रहे हैं अपनी मातृभूमि की, अपनी राष्ट्र की। किस रूप में, सैनिक के रूप में, सेना ज्वाइन कर, एयरफोर्स ज्वाइन करके, नेवी ज्वाइन करके, आर्मी ज्वाइन करके। इससे मुझे एक चीज़ याद आया, वैसे स्टूडेंट्स जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की तैयारी करते हैं, उनके लिए मैं हर साल 2-2 बार बैच देते आया हूँ और अभी तक कोई ऐसा बैच नहीं गया, स्टूडेंट जानते हैं, जिसमें से कि रिजल्ट नहीं होता। तो हर बार ये एयरफोर्स नेवी का बैच जो होता है 6-6 महीना पर काफ़ी सक्सेसफुल रहता है, हर बैच से रिजल्ट होता है। तो ऐसे बच्चे जो इस तरह के बैच के लिए अभी भी इंटरेस्टेड हैं और आईएससी का एग्ज़ाम पास किए हैं, इस तरह की तैयारी करेंगे या करना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी। वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आइदर ऑन यूट्यूब इन द कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पर, या फिर मेरे मोबाइल नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे फेसबुक पर, जहाँ भी आपको सुविधा होती है वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, जो चर्चा है उस पर ही बने रहना है। और भी जो लोग जूम ऐप पर क्लास करना चाहते हैं लाइव, वे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अब बात कर सकते हैं। सो इट्स नॉट ऑल दैट बैड टू बी ऑनलाइन इन द क्लासेस। तो अब समझ में आ रहा है कि जो विद्यार्थी कंसिस्टेंटली यहाँ भी पढ़ लेते हैं और लगातार क्लास कर लेते हैं, उनके लिए यह प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है। तो उनके लिए भी अभी एक अच्छा मौका है, बिना टाइम वेस्ट के इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो क्लासेस होंगे जूम ऐप पर, उसमें रेगुलरिटी होगी, उसमें आप फेस टू फेस वहाँ पर सवाल कर सकेंगे और तुरंत जवाब भी देंगे, लाइव क्लास हो जाएगा वो। ओके, बने रहते हैं। फिलहाल इस टॉपिक पर इसको भी क्लियर करना है अभी।
समझ तो रही ही आपके ह्यूज नंबर ऑफ है, लार्ज नंबर ऑफ हो या बिग, इसी को करना तो ह्यूज में भी बड़ा होता है और बिग में भी बड़ा होता है। कम संख्या में करना है तो इसी को करना तो स्मॉल, कम संख्या में जो है युवा लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं तो कम संख्या में हो गया। शब्द बदल रहे हैं, इनका प्रभाव नहीं बदल रहा है, शुरू में ही हम तो पढ़ा दिए, बता दिए। अगर हम कहेंगे नंबर्स ऑफ ट्रीज आर कट एवरी डे, भारी संख्या में पेड़ प्रतिदिन काटे जाते हैं। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड के पैमाने पर देखा जाए तो बहुत भारी संख्या में पेड़ों को काटा जाता है प्रतिदिन। तो यहाँ पर आप सीधे नंबर्स ऑफ लिख दिए, बहुत संख्या में, यहाँ पर स्पेसिफाई भी नहीं किए कि ये नंबर ऑफ की, स्मॉल नंबर ऑफ की, बिग नंबर ऑफ, सीधे नंबर्स ऑफ भी लिख दिए। तब पर भी वहाँ ध्यान रहे कि हमारा नाउन प्लरल लगेगा और वर्ब प्लरल ही लगेगा। एक और रूल आज आप देख लो, उसमें हम आपको चूंकि नंबर ऑफ लेकर आ गए हैं तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने देना चाहते हैं, उसमें हम आपके नंबर ऑफ वाले सेक्शन को ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो आगे जो रूल बनना है, रूल नंबर 25, इसमें हम ए नंबर ऑफ के जगह जरा सा द नंबर ऑफ की चर्चा कर लेना चाहेंगे। मतलब यहाँ से अगर ए नंबर ऑफ हट जाए और इसकी जगह कौन ले ले, इसकी जगह ले ले द नंबर ऑफ, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं द नंबर ऑफ के साथ, वह देखना। तो अगर द नंबर ऑफ आ जाएगा तो पहली बात तो ये सेम रहेगी कि PCN रहेगा, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। लेकिन जो मेरा वर्ब होगा वो बदल जाएगा, सिंगुलर वर्बिजिव। ऐसा इसलिए क्योंकि द नंबर ऑफ कोई फ्रेज नहीं होता है, इसका अर्थ बहुत सारा नहीं होता है पहले की तरह, और चूंकि यह फ्रेज नहीं है तो यहाँ पर द नंबर जो है ना, उसमें नंबर शब्द स्वयं नाउन का कार्य कर रहा है और उसके बाद फिर ऑफ के साथ प्लरल नाउन आ रहा है। तो ए नंबर ऑफ फ्रेज नहीं है तो ये खुद नाउन है और ये दूसरा नाउन है। थोड़ा देर पहले आज ही के क्लास में आपने पढ़ा कि जब दो या अधिक नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े रहे और प्रीपोजिशन हो गया तो वर्ब पहला नाउन के अनुसार लगेगा। और द नंबर ऑफ में पहला नाउन तो साफ तौर पर सिंगुलर है, नंबर का मतलब यहाँ संख्या हो रहा है, बहुत सारा नहीं हो रहा है। जैसे कहेंगे द नंबर ऑफ ऑनेस्ट लीडर ऑब्लिक लीडर्स इज ऑब्लिक आर लो। द नंबर ऑफ ऑनेस्ट लीडर या लीडर्स, पहले ये डिसाइड करो आप। तो भाई नाउन तो कभी नंबर ऑफ आने पर सिंगुलर लगना ही नहीं है, यहाँ लीडर नहीं होगा, लीडर्स होगा। ईमानदार नेताओं की संख्या कम है, लो है, तो यहाँ पर आर नहीं इज लगेगा, क्योंकि द नंबर ऑफ आने पर नाउन तो प्लरल रह जाता है लेकिन वर्ब अपना फॉर्म बदल लेता है, वो नंबर के अनुसार लगता है और सिंगुलर हो जाता है। जैसे कहेंगे द नंबर ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑब्लिक स्टूडेंट्स has oblique have increased। नंबर ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, वह स्टूडेंट नहीं सर, क्या करो इसको आप स्टूडेंट्स, और वर्ब कैसा लगाओ, सिंगुलर, तो हैव नहीं, क्या लगाओ, हैज। कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, तो इसलिए यहाँ पर अब जो है हैव नहीं, क्या लगाएंगे, हैज। ओके स्टूडेंट्स, अब जो आप लोग जितने भी रहते हो वो असली लोग हैं, वो ओरिजिनल लोग हैं जिन्हें पढ़ाई करनी है, और ये वो लोग हैं जिनका शायद कुछ टॉपिक पढ़ा हुआ भी है। तो मैं कहूँगा कि आपके हिसाब से ही हम चल रहे हैं, आपकी भलाई के लिए ही हम यहाँ हैं, और कुछ अपने लिए भी, ताकि हमें भी लोग याद रखें। तो ये जो चीज़ है आपके फेवर में है, इस चीज़ को समझिए। और जब आप ऑनलाइन आते हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, जैसे आप अटेंडेंस बनाते हैं उस टाइप से आप कमेंट सेक्शन में हाय हेलो कुछ ऐसा बताइए कि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे जब भी आप आते हैं। दूसरा कि जहाँ से भी आप आते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप
क्लास में कंटिन्यू बने रहिए, वहाँ से करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताएं, मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूँगा आपकी आवश्यकता के अनुसार, और वहाँ पर आप लाइव होंगे तो नहीं समझ में आने पर एक ही बात को 2 बार 3 बार 4 बार तक भी बताया जाएगा, एक से अधिक 2 3 4 तरह के एग्जाम्पल देकर समझाए जाएंगे। ओके, तो मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, इससे आपको मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने आप ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर नए रूल्स के साथ। सिंटैक्स के आगे के सेशन में, सिंटैक्स के 5th क्लास में आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे इसी समय 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल, थैंक यू।